welcome to Study for Extra. Today we will read lesson number 3, Glimpse of Past, 8th class English book. तो ये जो ग्लिम्स ऑफ पास्ट, जैसे कि आपको इस टाइटल से ही जो लेसन का नाम दिया है उससे ही पता चल रहा है कि ये किसके बारे में है। ग्लिम्स यानी झलकें या झलकियाँ, ऑफ द पास्ट अतीत की, अतीत की कुछ झलकें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। अब किस टाइम की ये आपको ग्लिम्स दी गई हैं, किस टाइम की हैं, ये आप यहाँ पर लेसन में जानेंगे। तो ये जो आपको ग्लिम्स यहाँ पे दी गई हैं, ये हमारी हिस्ट्री का जो हिस्ट्री है हमारी, यानी 1757 टू 1857, जिसे हम वी नॉन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये सभी ने सुना है। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। यहाँ हियर का मीनिंग होता है यहाँ, सम कुछ, पिक्टोरियल पिक्चर से बना हुआ है पिक्टोरियल, यानी पिक्टोरियल का मीनिंग हुआ विद पिक्चर्स। ग्लिम्स मैंने आपको पहले भी बताया है, झलकियाँ या झलकें, ऑफ द हिस्ट्री इतिहास की, ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के, फ्रॉम 1757 टू 1857। तो यहाँ 1757 से 1857 तक हमारे देश के इतिहास की, ऑफ आवर कंट्री, तो हमारे देश के इतिहास की कुछ चित्रों सहित झलकियां आपको दी गई हैं। कहाँ? इस लेसन में। दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स विल हेल्प clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the first war of the independence in 1857. तो these pictures, ये जो तस्वीरें हैं, ये जो चित्र हैं, और जो आपको स्पीच बबल्स यहाँ पे दी गई हैं, जब आपकी पिक्चर यहाँ पे आएगी तो मैं आपको स्पीच बबल भी बताऊंगी कि क्यों इसको नाम दिया गया है। स्पीच होते हैं जो बातें कही गई थी पहले हिस्ट्री में, उनको बबल्स बना करके उन स्पीच को उन बबल्स में लिखा गया है। विल हेल्प क्लैरिफाई, अब ये जो पिक्चर्स हैं और स्पीच बबल्स हैं, ये हमारी हेल्प करेंगे। किसमें हेल्प करेंगे? कि जो क्लैरिफाई का मीनिंग हुआ स्पष्ट करने में, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशंस, कि उन स्थितियों को वो आपको स्पष्ट करेंगे। किसको? दैट लेड टू द इवेंट्स नॉन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो आगे किसका कारण बनी? 1857 आपको दिया हुआ है, वो जो जिसे हम जानते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण वो बनी। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं, जिसमें आपको दिया गया है द मैटायर्स। ठीक है, फर्स्ट में आपको किसके बारे में दिया गया है? मैटायर्स के बारे में। ठीक है, तो एक एक बबल को मैं आपके सामने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करूंगी, क्योंकि ऐसे आपको ये दिखाई नहीं देगा। तो मैटायर्स का मीनिंग होता है शहीद। ठीक है, क्या मीनिंग होता है? शहीद। ओ माई कंट्रीमैन, लेट योर आईज फिल विद टीयर्स as you recall the sacrifices of India's martyrs। अब ये गाना आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, जो किसने गाया था? आज चलो वो हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय जो गायक हैं आपकी फेमस लता मंगेशकर जी। तो एट ए फंक्शन इन दिल्ली में एक फंक्शन था, उनका एक समारोह था, जिसमें उन्होंने गाना गाया था ओ माई कंट्रीमैन, यानी ए मेरे वतन के लोगों, लेट योर आईज फिल विद टीयर्स, कि अपनी आंखों में आंसू भर लो, एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मैटायर। और उन्होंने बोला था कि जो मैटायर्स यानी भारत के शहीद हुए हैं, जिन लोगों ने अपने प्राण जो हैं वो लोगों के लिए हमारे लिए दिए हैं, तो उन लोगों ने जो भी सेक्रीफाइसेस, जो भी कुर्बानियाँ की हैं, उनको याद करो। तो ये गाना था, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो ये था आपका फर्स्ट बबल। तो अब हम देखेंगे इसका
इसको थोड़ा सा पिक्चर को छोटी कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये आ गया आपका जो फर्स्ट बबल में शहीदों के बारे में जो लता मंगेशकर ने गाया था एक समारोह में, जो मैंने आपको अभी बताया, और पिक्चर भी आपको यहाँ पे ये स्पष्ट कर रही है। लता मंगेशकर जी यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है, ये हैं, और यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पिक्चर आपको बताई हुई है। सेक्रीफाइसेस जिन लोगों ने किया हुआ है वो भी आपको यहाँ पे बताए गए हैं। तो सेकंड है द कंपनीज कन्क्वेस्ट। तो सेकंड क्या आया, कंपनी की जो कन्क्वेस्ट का मीनिंग हुआ यहाँ पे विजय, ठीक है, विक्ट्री यानी उनकी विजय। तो ये है आपका इंसिडेंट 1757 से 1849 तक, ठीक है, 1757 टू 1849। With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. अब यहाँ पे with its superior weapons, किससे superior का मीनिंग हुआ यहाँ पे श्रेष्ठ। अब फिर से थोड़ा सा बबल को मैं बबल बाय बबल थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देती हूँ, जिससे आपको क्लैरिफिकेशन में आसानी होगी। तो यहाँ पे superior का मीनिंग हुआ, जो यहाँ पे वर्ड है सुपीरियर, उसका मीनिंग हुआ श्रेष्ठ। वेपन्स का मीनिंग हुआ हथियार। तो विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, अपने श्रेष्ठ हथियारों के साथ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया, वाज एक्सटेंडिंग, एक्सटेंडिंग का मीनिंग हुआ वो विस्तार कर रही थी, किसका, पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया की, जो 18th सेंचुरी की इंडिया थी, भारत थी 18th शताब्दी की, उसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में अपनी शक्ति का विस्तार वो कर रही थी। कैसे, अपने श्रेष्ठ हथियारों के साथ। अब इससे आगे हैं इंडिया 1765 यानी भारत 1765। इसके बाद है इंडियन प्रिंसेस ब्रिटिश टेरिटरी। अब यहाँ पे टेरिटरी का मीनिंग हुआ क्षेत्र, ठीक है, कि भारतीय राजा, ठीक है, प्राचीन समय में देशी राजा जिनको बोलते थे, भारत के देशी राजा और ब्रिटिश क्षेत्र। तो इतना मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे है इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। अब आगे बोला कि जो इंडियन के यानी जो भारत के देशी राजा थे वो क्या थे, शॉर्ट साइटेड थे, यानी वो क्या थे, दूरदर्शी नहीं थे, आगे की दूर की नहीं सोचते थे। दैट अपस्टार्ट राजा वाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। अब दैट कि वो कैसे राजा, अपस्टार्ट, अपस्टार्ट का मीनिंग हुआ यहाँ पे, इसका मीनिंग हुआ उदंडी। क्या मीनिंग हुआ इसका, उदंडी, कि वो उदंडी राजा। वाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, किसने ऐसा कहा कि अंग्रेज व्यापारियों को कॉल, बुलाओ, कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स यानी अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वे उसे डिफीट यानी हराने में क्या करेंगे, मेरी हेल्प यानी मेरी सहायता वो करेंगे। आगे देखते हैं। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। अब जो लोग थे, ठीक है, लोग जो थे, जो आम जनता थी उसमें, उनमें क्या था, जो लगातार, कांस्टेंट का मीनिंग हुआ लगातार, क्या हो रही थी, कांस्टेंट हुआ लगातार, फाइट्स हुआ लड़ाइयाँ, कि जो लगातार लड़ाइयाँ हो रही थी उसके कारण जो लोगों की ज़िंदगी में शांति नहीं थी। पीस मतलब शांति उनकी ज़िंदगी में नहीं थी। इसके आगे देखते हैं। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. अब the rivalries, अब जो राइवल होते शत्रु, राइवल से बना राइवलरीज, यानी राइवलरीज का मीनिंग हुआ शत्रुता, यानी एक दूसरे के साथ जो बैर भाव होता है। हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी, अब जो इन देशी राजाओं के बीच में आपसी शत्रुता थी उसने हेल्प सहायता की ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, किसने की, जो देशी राजाओं की आपसी शत्रुता थी उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायता की। इट कुड इजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन, और उसने क्या किया कि उसने एक एक करके
क्या कर दिया? सबड्यू। सबड्यू का मीनिंग हुआ यहाँ पे दमन कर दिया, ठीक है, कुचल दिया। तो उसने एक एक करके जो देसी राजा थे उनको उन्होंने उनका दमन कर दिया। इसके बाद है ए फॉर सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फाउट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। अब बोला हुआ है कि फॉर सीइंग, अब यहाँ पे एक आपको वर्ड आया था शॉर्ट साइटेड, जो दूर की देखने वाले ना हो, ए फॉर सीइंग, और वो हुआ जो दूरदर्शी हो, दूर की सोचे, यानी दूर की सोच करके जो अपना अगला कदम उठाए। तो ऐसे ही एक शासक के बारे में बोला हुआ है, बहुत ही बहादुर है, मैसूर के टीपू सुल्तान, कि वो थे बहुत ही दूरदर्शी, वो रूलर थे, शासक थे, और जो कब तक फाउट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग, और वो कब तक अंग्रेजों से, मतलब डाई मीनिंग कि वो मरते दम तक उनसे वो लड़ते रहे, या मरते दम तक उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई को उन्होंने लड़ा। उसके बाद देखिए यहाँ पे थैंक गॉड बोला है कि भगवान का धन्यवाद, ठीक है, भगवान का शुक्र है। देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाई थग्स। अब भगवान का शुक्र है कि देयर इज पीस इन द कंट्री, कि अब हमारे देश में शांति है, ठीक है, और नो मोर वॉर्स, कोई लड़ाइयाँ नहीं है, नो लूटिंग बाई थग्स, और ठग्स के द्वारा भी हमारे देश को लूटिंग मतलब नहीं लूटा जा रहा है। इसके बाद है इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, ये भगवान ही है जिन्होंने सेंट द ब्रिटिश, जिन्होंने अंग्रेजों को यहाँ भेजा। ऐसा बोला हुआ है कि भगवान ही है जिन्होंने अंग्रेजों को यहाँ पर भेजा था। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, और हमारी जो डेस्टिनी है, हाँ, डेस्टिनी का मीनिंग होता है यहाँ पे, ठीक है, टिक्की लगा दिया करूँगी मैं थोड़ा सा। डेस्टिनी का मीनिंग हुआ हमारा जो लक है, यानी जो हमारा भाग्य है, इज लिंक्ड विद देम, उनके साथ ही जुड़ा हुआ था। इसके बाद हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कन्क्वेस्ट्स, कि अब इन विजयों के प्रति भारतीयों की क्या रिएक्ट थी, क्या उनकी प्रतिक्रिया हुई। The white man has killed or dethroned our kings, जो सफ़ेद लोग थे, सफ़ेद आदमी थे या अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया, हमारे राजाओं को मार दिया, और dethroned our kings, और उन्हें उनकी गद्दियों से, राजगद्दी से भी उतार दिया। ऐसा किसने किया? जो वाइट मैन हमारे देश में आए। इसके बाद इधर का बबल देखते हैं, ठीक है, आगे दिया हुआ है सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, बोलते हैं कि कुछ जो राजा थे वो अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो इस देश के थे, इस जमीन के थे, मतलब वो इस देश के थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, और अब हम फॉरेनर्स मीनिंग विदेशियों के दास बन गए हैं। ऐसा इस बबल में दिया हुआ है, ठीक है, आगे देखते हैं। इसका तीसरा जो पार्ट है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट है ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का क्या मीनिंग हुआ, कि जो ब्रिटिश शासक थे, ठीक है, जो ब्रिटिश का जो शासन था उसके बारे में हम जानेंगे। जो समय दिया हुआ है 1700 यानी 1765 से 1836। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं, यानी हमारे जो धार्मिक नेता हैं, प्रीच्ड, उन्होंने क्या किया, यानी प्रीच्ड का मीनिंग हुआ यहाँ पे उन्होंने शिक्षा दी, ठीक है। लाइक अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का मीनिंग हुआ छुआछूत, ठीक है, और चाइल्ड मैरिज का मीनिंग हुआ बाल विवाह। तो हमारे जो धार्मिक नेता थे उन्होंने छुआछूत और बाल विवाह जैसी जो हमारी प्रथाएं थी उनके बारे में लोगों को शिक्षा दी। इसके बाद है एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन। अब जो कोई भी किसको क्रॉस कर लेता था, सी को, क्रॉसेस का मीनिंग हुआ पार कर लेता था, सीज को, समुद्र को, लॉसेस हिज रिलीजन,
वो अपने धर्म को खो देता था। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हम चलेंगे इसके ऊपर में। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। बोला हुआ है कि ऑल द मिजरी, मिजरी का मीनिंग हुआ, पहले भी आपको कई बार बताया गया है, मिजरी का मीनिंग हुआ दुख, कि जो कुछ भी इस कंट्री में हमें जो कुछ भी दुख हुआ है, पीड़ा हुई है, कष्ट हुई है, उनका कारण माना गया है वुमेन को। यानी बोला कि संसार में सभी दुखों का कारण क्या है, वुमेन ही है, महिलाएं ही हैं। 4 पे देखेंगे, अब फिर से हम बबल को इधर लेके चलते हैं। The truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them. कि जो ट्रुथ का मीनिंग हुआ सच, कि जो सच है, सच्चाई है, was that वो ये थी कि Indians had lost self-respect, कि जो भारतीय थे उन्होंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को यानी आत्मसम्मान को उन्होंने खो दिया था। और जो ब्रिटिश थे वो स्कॉन्ड देम, और जो ब्रिटिश थे वो हम लोगों से क्या करते थे, स्कॉन्ड यानी घृणा करते थे। ठीक है, आपको पता है, पहले से इस बात को जानते हैं। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, अनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। द नेटिव्स का मीनिंग हुआ, यहाँ के जो नेटिव का मीनिंग होता है कि यहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं। ठीक है, नेटिव जो यहाँ के रहने वाले लोग यानी मूल निवासी। अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट वो क्या थे, ना तो ट्रस्ट विश्वास के अनवर्दी योग्य थे, और इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और वो ईमानदार भी नहीं थे। इसके बाद है ट्रू, योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। सच, ठीक है, बोलते हैं कि ये सच है। योर ऑनर माननीय, बट आई एम ऑनेस्ट, परंतु मैं ईमानदार हूँ। वैसे बोल रहा है कि ये सच है लेकिन मैं ईमानदार हूँ। अब यहाँ पे चलते हैं, बबल्स में है, थोड़ा इधर उधर करना पड़ रहा है। बीइंग मर्चेंट्स, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स। बीइंग मर्चेंट, अब एक व्यापारी होने के कारण, ठीक है, द ब्रिटिश जो अंग्रेज थे वांटेड चाहते थे क्विक प्रॉफिट्स, बहुत जल्दी जो लाभ जो थे, मुनाफा जो थे वो कमाना चाहते थे। ठीक है, देयर हैवी टैक्सेस, उनके जो भारी, टैक्सेस का मीनिंग होता है कर, इस टैक्सेस का मीनिंग हुआ कर। फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन का मीनिंग हुआ छोड़ना। ठीक है, उन्होंने जो हमारे उनके जो भारी कर थे, टैक्स उन्होंने लगाए हुए थे, उसके कारण जो हमारे किसान थे, फार्मर्स को उन्होंने उनकी ज़मीनों को, उनके खेतों को छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, बोलते परंतु तुम्हारे जो आदमी हैं उन्होंने मेरी सारी जो फसल है वो ले ली है, या वो ले जाते हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। अब देखो वो क्या बोलते हैं कि यू आर स्टिल इन एरियर्स, कि अगर तुम क्या नहीं करोगे, कि अगर तुम उसको नहीं दोगे, इफ़ यू डोंट पे, अगर तुम अगले सप्ताह तक उस कर को नहीं चुकाओगे। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं कि अगले सप्ताह तक अगर जो बकाया है, जो कर है, उसको तुमने नहीं चुकाया तो तुम्हें क्या कर देगा। वो बोलते हैं कि आई विल सेंड यू टू जेल, तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। ठीक है, ये थी जो ब्रिटिश लोग थे उनकी वो पॉलिसी थी। ठीक है, वो क्या करते थे, लोगों से भारी कर वसूल करते थे, और फिर अगर वो कर को नहीं दे पाते थे तो वो उनको बोलते थे कि वो उन्हें क्या कर देंगे, जेल में भेज देंगे। स्टिल, इसको पढ़ लेते हैं पहले। इनएविटेबली फेमाइन्स फॉलोड बिटवीन
1822 एंड 1836 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। देखो अब ये इनएबिलिटी वर्ड है, इसका मीनिंग होता है जो बात टाली ना जा सके। ठीक है, ऐसी आपदा, ऐसी कोई बात जिसको हम नहीं टाल सकते उसको बोलते हैं इनएबिलिटी, जो अपरिहार्य है, जिसका होना निश्चित है। फेमाइंस कि क्या हुआ कि एक जो अकाल था वो आ गया। ठीक है, बिटवीन कब 1822 से 1836 के बीच 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन, और जो 15 यानी 15 लाख जो लोग थे वो उस भूख, स्टारवेशन का मीनिंग हुआ भूखमरी के कारण, जो भूखमरी का वो डाइड यानी वो मर गए या भूखमरी का वो शिकार हो गए। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव दैम मोर प्रॉफिट्स। अब स्टिल का मीनिंग हुआ फिर भी। द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश के लोग थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने इन्वेंटेड, उन्होंने खोज निकाले क्या, अदर मेथड, दूसरे तरीके, विच गेव दैम मोर प्रॉफिट, जो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। ऐसे तरीके उन्होंने और ढूंढ निकाले जिसके कारण उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ जो है वो मिल सके। इसके बाद हम देखेंगे द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्राउट इनटू इंडिया। कि जो गुड्स हैं यानी जो वस्तुएं हैं, गुड्स का मीनिंग हुआ वस्तुएं, मैन्युफैक्चर्ड जो हैं बनाई जाती थी इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, शुड नॉट हैव, उन पर नहीं होना चाहिए, एनी इम्पोर्ट ड्यूटी, कोई भी इम्पोर्ट का मीनिंग हुआ आयात कर, कि उनके ऊपर कोई भी आयात कर नहीं होना चाहिए। व्हेन ब्राउट इनटू इंडिया, कि जब वो इंडिया में लाई जाएं, कि भारत आने पर जो इंग्लैंड से बनी हुई वस्तुएं हैं उन पर कोई भी कर नहीं होना चाहिए। ए गुड आइडिया, एक बहुत अच्छा विचार। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉस बिगेन टू क्रिपल इंडियंस इंडस्ट्री, और इसके परिणाम स्वरूप, इसके जो आपके कॉन्सिक्वेंसेस आपको मिले वो क्या मिले, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो हमारे जो इंडस्ट्री थी, भारत के जो उद्योग थे, उनको क्या करना शुरू कर दिया, क्रिपल, क्रिपल का मीनिंग होता है उनको उन्होंने पंगु, ठीक है, अपंग बना दिया। ठीक है, किसने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियम बनाए, उन नीतियों ने, उन नियमों ने हमारे जो भारतीय व्यापार थे, जो इंडस्ट्री थी, जो उद्योग थे, उनको उन्होंने अपंग जैसा बना दिया, पंगु बना दिया। The British policies ruined the experts, artisans and their businesses। अब उसने क्या किया कि जो क्या था, ब्रिटिश पॉलिसीज, जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी, ठीक है, जो नीतियां थी, उसने क्या कर दिया, ruined, उसने बर्बाद कर दिया, कि जो हमारे क्या थे, एक्सपर्ट जो हमारे आर्टियंस थे, ठीक है, दस्तकार थे, उनको उन्होंने बर्बाद कर दिया और उनके बिजनेस को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। किसको, किसने कर दिया, ब्रिटिश की जो नीतियां थी उन्होंने हमारे जो बहुत ही मेहनती, विशेष जो मेहनती अपने काम में बहुत ही निपुण थे, ऐसे दस्तकारों को, आर्टिशंस का मीनिंग होता है दस्तकार, उन दस्तकारों को, उनकी जो एक्सपर्टनेस थी, उनकी जो निपुणता थी, उसको भी और उनके व्यापार को भी उन्होंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया या बर्बाद कर दिया। अब आगे चलते हैं, 4 नंबर पे आया आपका, 4 नंबर पे है राम मोहन राय। इनका पूरा नाम है राजा राम मोहन राय। तो राम मोहन राय ए लर्न्ड मैन फ्रॉम बंगाल। अब जो राजा राम मोहन राय थे वो क्या थे, एक लर्न्ड का मीनिंग हुआ विद्वान, ठीक है, लर्न्ड का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, शिक्षित या विद्वान। मैन फ्रॉम बंगाल, वो कहाँ से थे, बंगाल से थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, और वो इस बात को समझ गए कि देश के साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, वो इस बात को समझ गए। लेट अस नॉट despise ourselves, our ancient culture is great and we are capable of greater achievements, let us not despise ourselves। अब वो बोलते हैं कि हमें अपने आप को, despise का मीनिंग हुआ यहाँ पे हीन या
तुच्छ, आवर सेल्व्स की हमें अपने आप को हीन नहीं समझना चाहिए, आवर एंशिएंट कल्चर की हमारा जो प्राचीन संस्कृति है बहुत ज़्यादा वो ग्रेट यानी महान है, एंड वी आर कैपेबल और हम इसके योग्य हैं, ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स मतलब हम में अधिक से अधिक उपलब्धियां प्राप्त करने की क्षमता है, कैपेबल होता है योग्य क्षमता है। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी कि सबसे पहले हमें अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म का मीनिंग हुआ कि हमें अपनी सोसाइटी को सुधारना चाहिए, ठीक है। और सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, और जो हमारे सुपरस्टिशंस हैं, जो हमारे अंधविश्वास हैं, जो हमें रूइन कर रहे हैं, जो हमें बर्बाद कर रहे हैं, हमें जो हमारे विनाश का कारण रहे हैं, हमें उन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए और उन सब को हमें दूर करना चाहिए। इसके बाद देखते हैं इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो दिया हुआ यहाँ पे ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, अब उन्होंने अपनी जो पत्नी थी उमा को उन्होंने बताया, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, बोला कि जो काऊ होती है, गाय होती है, वो अलग अलग कलर की होती है, अलग अलग रंगों की होती है, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क, उनके जो दूध का रंग होता है वो एक जैसा होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, कि वैसे ही विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो अध्यापक हैं उनके भी अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन बट द एसेंस, लेकिन एसेंस का मीनिंग होता है सार, लेकिन उनका जो सार है, किसका सार, ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, कि हर धर्म का जो सार है वो भी एक है। जैसे काउज अलग अलग होती हैं लेकिन उनका दूध एक जैसा है, वैसे ही जो टीचर्स हैं, जो शिक्षित हैं, वो विद्वान हैं, उनके भी विचार अलग अलग हैं, लेकिन उनके जो धर्म का सार है वो भी एक ही है, मतलब सभी धर्मों का जो सार है वो एक ही है। इसके बाद है आगे देखते हैं, ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, अब जो राजा राम मोहन राय थे वो किससे अट्रैक्टिव हुए, किसकी तरफ वो खींचते हुए चले गए, आकर्षित हो गए। अट्रैक्टिव का नहीं, अट्रैक्टेड होता है आकर्षित होना, किसकी तरफ, साइंस की तरफ, और जो आपका मॉडर्न नॉलेज है, जो आपका आधुनिक ज्ञान है, उसकी तरफ वो आकर्षित हुए। कौन, राजा राम मोहन राय। आगे देखते हैं, ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, बोल दिया हमने कि वो साइंस यानी विज्ञान और आधुनिक शिक्षा की ओर आकर्षित हुए। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, जो हमारी नॉलेज है, जो हमारा ज्ञान है, वो कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक और वैज्ञानिक होना चाहिए, ऐसा राजा राम मोहन राय मानते थे। 7 नंबर पे देखते हैं, नीचे एक और बबल है, ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सुपर सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823, अब राजा राम मोहन राय ने एक पत्र यानी एक समाचार पत्र भी उन्होंने निकाला, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने, लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने सस्पिशियस उसके ऊपर शक होने के कारण उन्होंने उसे भी 1823 में बंद कर दिया या करवा दिया। अब हम बबल में ही ऊपर चलते हैं, he crossed the seas and went to England to see what made the British powerful, there he told them, he crossed the seas, उसने उस समुद्र को लांग कर उसके पार गए, and went to England, और इंग्लैंड में यह देखने के लिए गए कि what made the British powerful, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या चीज़ है जो अंग्रेज़ों को शक्तिशाली बनाती है, या अंग्रेज़ों को शक्तिशाली जिसने बनाया, there he told them, और वहाँ पर उन्होंने अंग्रेज़ों को बताया, we accept you as rulers and you must accept us as subjects, इतनी बड़ी बात बोली कि we accept, अगर हम आपको स्वीकार करते हैं एज अ रूलर, एक शासक के रूप में अगर हम आपको स्वीकार करते हैं तो you must accept us, तो आपको भी हमें एज सब्जेक्ट, एक प्रजा, सब्जेक्ट हुआ विषय यानी प्रजा के रूप में आपको भी हमें स्वीकार करना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर्स ओज टू हिज सब्जेक्ट्स,
अब यहाँ पे बोले बट यू, परंतु आपको भी याद रखना होगा किसको, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक शासक के रूप में आपकी प्रजा के प्रति, ओज टू हिज सब्जेक्ट्स, आपकी जो अपनी प्रजा के प्रति जो आपके उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है, उसको आपको भी याद रखना चाहिए। ऐसा किसने बोला, राजा राम मोहन राय ने।